हेलो डियर फ्रेंड्स, तो आपके लिए आ चुका है नेक्स्ट वीडियो जो कि है लेक्चर 3 इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, जिसमें हम लोग सीखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक लाइन, इलेक्ट्रिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। स्टूडेंट, ये कंप्लीटली मार्क्स बूस्टर कोर्स होगा। यह कंप्लीटली आपके लिए एग्जाम में मार्क्स को बूस्ट करने का यह वीडियो होगा। यह वीडियो मैं कंप्लीटली क्वेश्चन आंसर अप्रोच के द्वारा बता रहा हूं। स्टूडेंट, मैंने काफ़ी बार देखा है, जब कभी मैं कॉपी चेक करने के लिए गया हूं, मैं आपको बता दूं कि मैं काफ़ी बार सीबीएसई का कॉपी चेक करने के लिए गया हूं। तो स्टूडेंट, मैंने देखा है स्टूडेंट की जो गलती होती है वह यह गलती होती है कि वह किसी पॉइंट को, किसी पर्टिकुलर टर्म को बहुत ज़्यादा पढ़ लेते हैं और किसी चीज़ को वह कम पढ़ लेते हैं। ये ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वह कहीं ना कहीं एनालिसिस नहीं कर पाते हैं कि कौन सा पार्ट से कितना क्वेश्चन पूछने की संभावना बनती है। तो वह इस बात को एनालिसिस नहीं करने के कारण ही किसी मुख्य टर्म को, मुख्य टॉपिक को कम पढ़ते हैं और किसी पर्टिकुलर टॉपिक को बहुत ज़्यादा पढ़ लेते हैं। आपको यहाँ पर समझना होगा कि आपके एग्जाम में किस तरह के पैटर्न में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको इस चीज़ को पकड़ना होगा। अगर आपको अपने एग्जाम में ज़्यादा मार्क्स लेकर आने हैं तो आपको समझना होगा कि किस तरीके का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे और किस टॉपिक में कितना डेप्थ में जाना है। तो खैर, चिंता करने की कोई बात नहीं है। मैंने पूरा एनालिसिस करके आपके लिए यह वीडियो बना रहा हूं, जिस वीडियो में आप लोग क्वेश्चन आंसर, जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपके एग्जाम में, जो ट्रेंड है उसके हिसाब से मैंने यहां पर चीज़ों को डाली है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। इससे पहले कि आप भावनाओं में बह जाएं और मैं भी इस टॉपिक की भावनाओं में बह जाऊं, मैं आपको बोल देता हूं कि अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको इस चैनल पर इस तरह की तमाम चीज़ें जो आपके पढ़ाई से रिलेटेड होंगी वो आपको हमेशा मिलती रहेंगी। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं कुछ इन्हीं फिगर्स के बारे में हम लोग यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग सबसे पहले पार्ट की ओर चलते हैं। तो मैं आग्रह करूँगा अपने कंप्यूटर जी से, ये कंप्यूटर जी आप पहला क्वेश्चन लगा दीजिए। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है जो कि इस टॉपिक से आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो पहले क्वेश्चन से ही हम लोग क्वेश्चन आंसर के हिसाब से यहाँ पर पढ़ रहे हैं। ओके स्टूडेंट, मैं बता दूं कि सारे टॉपिक आपको यहाँ पर मैं कवर करवा रहा हूँ, लेकिन क्वेश्चन आंसर के हिसाब से मैं कवर करवा रहा हूँ। जिस तरीके से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उसी के हिसाब से मैं आपको यहाँ पर कवर करवा रहा हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा यहाँ पर देखने के लिए आपको मिल सकता है वह यह देखने के लिए मिल सकता है, आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। आप इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या समझते हैं? डिफाइन सोर्स चार्ज एंड टेस्ट चार्ज। सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज के बारे में बताइए कि यह सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस बात को समझ लेते हैं कि यह इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या होता है। ओके, क्लियर है? तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डिफिनेशन होगा वह देखेंगे। द रीजन और स्पेस, वह क्षेत्र अराउंड ए चार्ज बॉडी, किसके? चार्ज बॉडी के चारों ओर, और ए पॉइंट चार्ज या फिर किसी पॉइंट चार्ज के, विद इन विच, जिसके अंतर्गत इट इन्फ्लुएंस कैन बी फेल्ट, इसका इन्फ्लुएंस जो है वह महसूस किया जा सके। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया है कि चार्ज से क्या महसूस किया जा सकता है? फोर्स। तो उसी के बारे में यहाँ पर जिक्र है, विद इन विच इट्स इन्फ्लुएंस कैन बी फेल्ट बाय अदर स्मॉल चार्ज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, किसी दूसरे चार्ज के लिए जब इन्फ्लुएंस फेल किया जाता है किसी पर्टिकुलर चार्ज बॉडी के चारों ओर या फिर किसी पॉइंट चार्ज के चारों ओर, तो उस क्षेत्र को, उस रीजन को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ देखेंगे, यहां पर मैं बना देता हूं। मान लीजिए कि हमारा यहां पर क्या है, कोई पर्टिकुलर चार्ज है। मैं कोई चार्ज ले लेता हूं, Q नाम का यह
चार्ज है। अब यह क्या कर रहा है, अब यह चारों ओर जो है अपने इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा है, ठीक है, चारों ओर अपने इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा है। तो जब कभी भी कोई टेस्ट चार्ज इसके क्षेत्र में आएगा तो वह क्या करेगा, वह अट्रैक्टिव फोर्स या रिपल्सिव फोर्स महसूस करेगा, करेगा ना, अट्रैक्टिव फोर्स या रिपल्सिव फोर्स महसूस करेगा। तो इसी क्षेत्र को हम लोग क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कह रहे हैं। इसी क्षेत्र को हम लोग क्या कह रहे हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कह रहे हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं, और भी चीज़ों को समझते हैं, धीरे धीरे आप और भी चीज़ों को समझ जाइएगा। तो नेक्स्ट समझते हैं कि हमारा सोर्स चार्ज क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देख रहे हैं, डिफाइन सोर्स चार्ज एंड टेस्ट चार्ज, बताइए क्या होता है। ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड से ही रिलेटेड है, तो समझेंगे सोर्स चार्ज पहले क्या होता है। द पॉइंट चार्ज प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज सोर्स चार्ज। कहने का मतलब हुआ जो यह इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है उस चार्ज को हम लोग क्या बोलेंगे, सोर्स चार्ज बोलेंगे। जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर सोर्स चार्ज बोल रहे हैं। अच्छा, तो टेस्ट चार्ज किसको हम कहेंगे, द इन्फिनाइट स्मॉल चार्ज एक्सपीरियंसिंग एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए सोर्स चार्ज इज नोन एज टेस्ट चार्ज। कहने का मतलब कोई बहुत ही छोटा चार्ज जब उसको हम लोग क्या किए, लेकर आए किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में, तो वह चार्ज जब क्या महसूस करने लगा, कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स महसूस करने लगा, तो वैसे चार्ज को हम लोग यहाँ पर क्या कह रहे हैं, टेस्ट चार्ज कह रहे हैं। कहने का मतलब जिस चार्ज को हम लोग लेकर आए क्षेत्र में, जो महसूस कर रहा है फोर्स को, उसको टेस्ट चार्ज कर रहे हैं, और जो फोर्स को क्रिएट कर रहा है उसको हम लोग क्या कह रहे हैं, सोर्स चार्ज कह रहे हैं। ठीक है, क्लियर है। तो मान लीजिए कि यहां पर कोई सोर्स चार्ज मैंने रखा, तो इस सोर्स चार्ज से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के क्षेत्र में जब हम क्या करेंगे, कोई टेस्ट चार्ज को हम लेकर आएंगे, कोई हम टेस्ट चार्ज को लेकर आएंगे, तो वह क्या महसूस करेगा, एक फोर्स महसूस करेगा। किस टाइप का फोर्स महसूस करेगा, तो अट्रैक्टिव टाइप का भी हो सकता है, रिपल्सिव टाइप का भी हो सकता है। तो उस क्षेत्र को, जिस क्षेत्र में इसने फोर्स को महसूस करने लगा, उस क्षेत्र को हम लोग क्या कह रहे हैं, हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कह रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कह रहे हैं। ठीक है, तो आई होप कि यह पॉइंट जो है आपको क्लियर हो गया होगा। समझेंगे दोस्त कि आप क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट में क्या होता है, एक फील्ड होता है कि नहीं। उस फील्ड में फील्डर होते हैं जो कि बॉल को पकड़ते रहते हैं। तो उस फील्ड भर में ही फील्डर काम कर रहा है, उस फील्ड के बाहर चला गया तो बाउंड्री हो गया, उसके बाद फिर फील्डर का कोई उपयोग नहीं बचा, बस गेंद उठा के फिर डाल देना, बस इतना ही काम बचा। तो काम जो है वो फील्ड भर में ही हो रहा है। अगर कोई पर्टिकुलर चार्ज जो है, देखेंगे यहां पर, अगर कोई पर्टिकुलर चार्ज जो है, मान लेता हूं कि Q नाम का कोई चार्ज जो है वह क्या कर रहा है, फील्ड क्रिएट कर रहा है। ठीक है, चारों ओर फील्ड क्रिएट करेगा। तो इस फील्ड के अंदर जब कोई चार्ज आएगा तभी वह महसूस करेगा, जब अंदर कोई हम टेस्ट चार्ज लेकर आएंगे तभी वह महसूस करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को, इलेक्ट्रिक फील्ड की क्षमता को, या फिर हम कहें कि अट्रैक्टिव फोर्स या रिपल्सिव फोर्स। जब यह इसके बाहर रहेगा, इस क्षेत्र के बाहर रहेगा, तो नहीं महसूस करेगा। जैसे जैसे अंदर आता जाएगा वैसे वैसे इसका अट्रैक्टिव फोर्स या फिर रिपल्सिव फोर्स महसूस करने की जो क्षमता है वो क्या होते जाएगी, इंक्रीज करते जाएगी। और जैसे जैसे यह दूर जाता जाएगा वैसे वैसे क्या हो जाएगा, कम होता चला जाएगा। और जैसे ही इस बाउंड्री लाइन को वह क्रॉस कर जाएगा तो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो यही कहने का मतलब हुआ कि जिस क्षेत्र तक इस सोर्स चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रहा है, जिस क्षेत्र के अंदर में आने पर कोई टेस्ट चार्ज इलेक्ट्रिक
फोर्स को, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को महसूस कर रहा है, उसी क्षेत्र को हम लोग यहाँ पर क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कह रहे हैं। और जो यह प्रोड्यूस कर रहा है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को जो प्रोड्यूस कर रहा है उसको हम लोग सोर्स कह रहे हैं। और जिसको हम लोग लेकर आए पता करने के लिए कि यहाँ पर भाई है कि नहीं है, फील्ड है कि नहीं है, क्षेत्र है कि नहीं, कोई चार्ज है कि नहीं है जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा हो, तो जो हम लोग लेकर आए उसको हम लोग क्या कह रहे हैं, टेस्ट चार्ज कह रहे हैं। तो आई होप कि आप इसको समझ गए होंगे। तो हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। तो मैं इसको क्लियर कर देता हूं, आप चाहे तो स्नैपशॉट ले लेंगे और अब हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए कंप्यूटर जी नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए। तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो चलिए देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। आप बताइए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा। ठीक है, अभी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़े, अब हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछ रहा है। इंटेंसिटी मतलब तीव्रता, क्षमता, किस तीव्र गति से। अब मान लीजिए कि कोई बहुत अच्छा प्लेयर है, जैसे कि जडेजा हुआ, रविंद्र जडेजा, तो उसके हाथ में गेंद जाएगा तो वो बहुत ही तेजी से विकेट पर मारेगा, है कि नहीं, और एकदम बिल्कुल स्ट्रेट विकेट को उखाड़ देगा। लेकिन कोई वहीं पर सुस्त कोई फील्डर के हाथ में चला गया तो वह उतना तेज गति से नहीं मारेगा विकेट पर। तो वही तीव्रता की यहाँ पर पूछी जा रही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का तीव्रता क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, आपको डिफाइन करना है। और क्या पूछ रहा है, इज इट ए वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी। बताइए कि यह एक वेक्टर क्वांटिटी है कि यह स्केलर क्वांटिटी है, यह पूछ रहा है। और क्या पूछ रहा है, गिव एसआई यूनिट एंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और क्या बताइए, एसआई यूनिट बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का क्या होगा, डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। तो देखिए बच्चों, इस बात को ध्यान रखिए, इसी तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आप पढ़ने के लिए बहुत कुछ पढ़िएगा, ठीक है, लेकिन आप एग्जाम के टू द पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़िएगा तो फिर आप कैसे लिखिएगा एग्जाम में, बात समझ रहे हैं। और एग्जाम में बहुत ज्यादा भी नहीं लिखना चाहिए, बहुत कम भी नहीं लिखना चाहिए, टू द पॉइंट आपको अपनी बातों को रखना चाहिए। अगर आप बहुत ज्यादा लिखते हैं तो भी जो वहां पर कॉपी चेक करने वाला टीचर होगा वह समझ जाएगा कि कहीं ना कहीं आपके जानकारी में कमी है, इसीलिए आप इधर उधर दिग्भ्रमित हो रहे हैं। तो आपको टू द पॉइंट जवाब देना चाहिए। तो चलिए इसका आंसर हम लोग किस प्रकार से करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि भाई यह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता क्या है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू ए स्टैटिक पॉइंट, हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या हो रहा है, चार्ज जो है वह मेरा हमेशा स्थिर रह रहा है, तो यहाँ पर हमने इसीलिए जिक्र किया स्टैटिक पॉइंट चार्ज, ठीक है। और पहले ही हम इस बात को बता चुके हैं कि बहुत बड़ा चार्ज के लिए हम लोगों का यहाँ पर सिस्टम जो है वह फेल हो जाता है, तो हम लोग पॉइंट चार्ज को ही लेकर यहाँ पर चल रहे हैं। एट एनी पॉइंट इन इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी भी जगह पर, क्षेत्र में, फील्ड में, किसी भी जगह पर, is defined as force experienced by a unit positive charge placed at that point। किस तरीके से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि जो फोर्स किसी पर्टिकुलर यूनिट पॉजिटिव चार्ज के द्वारा एक्सपीरियंस किया जा रहा है, जो ताकत, जो तीव्रता एक्सपीरियंस किया जा रहा है, उसी को हम लोग क्या कह रहे हैं यहाँ पर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कह रहे हैं। ओके, क्लियर है। मैं फिर से बोल दूं, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड क्षेत्र हुआ, और इंटेंसिटी क्या हुआ, तीव्रता हुआ, कि किस ताकत से। ताकत तो पूरे फील्ड में लग रहा है, लेकिन मैंने आपको बताया कि पूरे फील्ड में ताकत लग रहा है। मान लेता हूं कि यहां पर हमारा कोई क्यू चार्ज है, अब यह फील्ड क्रिएट कर रहा है, यह फील्ड क्रिएट कर रहा है, यह फील्ड चारों तरफ क्रिएट कर रहा है। तो यहां से जो ताकत लगेगा वह कम लगेगा, जैसे जैसे अंदर आता जाएगा वैसे वैसे ताकत क्या होगा, इंक्रीज करता जाएगा, है कि नहीं। तो
तो इसी तीव्रता के बारे में बताने के लिए हमारा यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वह आया है। और क्या हम लोग समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि इस चार्ज से, इस Q1 चार्ज से अगर कोई Q2 चार्ज जो है वह बड़ा है, ठीक है, तो बड़ा है तो इस चार्ज की अपेक्षा इस चार्ज के फील्ड में आने पर ज्यादा इलेक्ट्रिक फोर्स महसूस होगा कि नहीं होगा, है ना। तो हम कहेंगे कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा है। तो कहने का मतलब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वह क्या बता रहा है, वह तीव्रता बता रहा है, कितना क्षमता बता रहा है कि किस क्षमता से अट्रैक्टिव फोर्स या फिर रिपल्सिव फोर्स जो है वह काम कर रहा है। तो चलिए इसको थोड़ा और अच्छे तरीके से और डिस्क्राइब करके हम लोग समझते हैं। मान लीजिए फॉर्मूला के अनुसार हम लोग समझते हैं। तो फॉर्मूला के अनुसार हम मान लेते हैं कि इंटेंसिटी को हम E साइन से डिनोट किए, ठीक है। तो E साइन से हम डिनोट किए तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या कर रहा है, फोर्स, ठीक है। तो फोर्स के बारे में कह रहा है, यानी कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया फोर्स के। तो हमारा क्या हो गया, फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। अच्छा, दूसरा बात क्या कह रहा है कि टेस्ट चार्ज, अब जितना भारी चार्ज होगा उसी के अनुसार तो होगा। मान लीजिए कि चार्ज हल्का हुआ तो तेजी और ज्यादा महसूस करेगा। मान लीजिए कि चार्ज जो टेस्ट चार्ज है वह भारी हुआ, वह खुद अपने आप में एक अच्छा खासा पावर रखा हुआ है, तो वह क्या होगा, वह उसी के अनुसार महसूस करेगा। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वह इनवर्सली प्रोपोर्शनल Q0 के हो जाएगा। और इसको हम करेंगे तो यहाँ पर जो K कांस्टेंट लेकर आएंगे F/Q0, तो यहाँ पर K का जो हमारा वैल्यू होगा वह 1 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, F/Q0 बन जाएगा। तो यानी कि फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। जो फोर्स इस टेस्ट चार्ज से महसूस किया जाएगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहेंगे। अब देखिए, अब फोर्स जो है वो तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, हम बताए हैं इधर की ओर फोर्स लगाएंगे तो इधर की ओर मोशन होगा, ठीक है, डायरेक्शन फोर्स का इधर होगा, इधर तो नहीं होगा। तो यानी कि फोर्स क्या है, जिधर की ओर हम लोग फोर्स लगाते हैं उधर की ओर ही वर्क डन होता है। तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा, और ये चार्ज जो है, चार्ज का तो दिशा से कुछ लेना देना नहीं है, केवल मैग्नीट्यूड है। तो फोर्स वेक्टर क्वांटिटी हो गया, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी हमारा क्या हो गया, एक वेक्टर क्वांटिटी हो गया। तो ये वाले क्वेश्चन का भी आंसर हो गया कि यह भाई वेक्टर क्वांटिटी है कि यह स्केलर क्वांटिटी है। तो यह एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि फोर्स जो है वह एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये हमारा ये भी निकल कर चला आया। अच्छा, अब और क्या करना है हमको, डायमेंशन फॉर्मूला और बताना है इसका। तो चलिए डायमेंशन फॉर्मूला भी अब हम कर लेते हैं। तो हमने फॉर्मूला क्या बताया, फॉर्मूला हमने बताया, आप डिफिनेशन भी लिखेंगे, डिफिनेशन के साथ साथ आप अपने एग्जाम में फॉर्मूला को भी लिखेंगे। तो ये हमारा हो गया फॉर्मूला। अब आपको मालूम है डायमेंशन हमको मालूम करना है इसका। तो आपको मालूम है कि F का डायमेंशन क्या होता है, पता है ना, मैंने बार बार बताया, बता देता हूं। F का फोर्स का डायमेंशन होता है mlt का -2, ठीक है। अच्छा, चार्ज का क्या होता है, तो चार्ज का फॉर्मूला होता है IT। अच्छा, I के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, A का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि करंट का यूनिट एम्पेयर होता है। और T का हम लोग डायमेंशन के लिए T का ही इस्तेमाल करते हैं, तो हो गया AT। अब इसका हमको डायमेंशन लिखना है तो फॉर्मूला में हम लाकर रख दिए। तो E का डायमेंशन हमारा क्या हो जाएगा, लाके हम रखें mlt का -2 डिवाइडेड बाई AT, रख दिए। अच्छा, ये T का -2 तो ऊपर में है और यह T का नीचे में है, तो यानी कि इसको ऊपर में लेकर जाएंगे तो ये T का -1 हो जाएगा। तो क्या हम लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं ml a का -1 T का -3, ठीक है।
तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायमेंशन हो जाएगा। तो नोट कर लेंगे फटाफट। चलिए, तो नोट हो गया है। तो और इसमें क्या बचा, और कुछ बचा है क्या इसमें जवाब देने के लिए? गिव एसआई यूनिट तो बता ही दिए भाई। अच्छा, एसआई यूनिट। चलिए, तो एसआई यूनिट अब हम कैसे निकालेंगे इसका? तो एसआई यूनिट निकालने के लिए फिर इसी फॉर्मूला का ही हम इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, हमको एसआई यूनिट अब मालूम करना है। ठीक है, तो एसआई यूनिट हमको इंटेंसिटी का मालूम करना है। तो हमारे पास क्या है, फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला में फोर्स का क्या होता है यूनिट, न्यूटन होता है। और चार्ज का यूनिट क्या होता है, चार्ज का यूनिट एम्पियर सेकंड होता है। एम्पियर सेकंड भी लिख सकते हैं। और ऐसे क्या होता है, कूलम होता है। एसआई यूनिट में हम बात करें तो कूलम होता है। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का क्या यूनिट हो जाएगा, न्यूटन पर कूलम। ठीक है, इतना बड़ा नहीं लिखना है आपको, सीधा सीधी आप लिख सकते हैं न्यूटन पर कूलम। ठीक है, तो ऐसा यूनिट भी हमारा हो गया। चलिए देख लेते हैं। तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिफाइन कर दिया, वेक्टर है कि स्केलर है ये भी हम पता कर लिए हैं। ठीक है, यहीं से हमको पता चल गया है कि भाई यह कौन सा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि फोर्स आ रहा है। तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो यह भी वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। अच्छा, ऐसा यूनिट भी हमको मालूम चल गया, डायमेंशन फॉर्मूला भी मालूम चल गया। तो इस तरीके से यह क्वेश्चन भी आप कंप्लीट कर सकते हैं और पूरे नंबर आप एग्जाम में बटोर कर ला सकते हैं। चलिए, तो क्लियर हो गया है। तो हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। भाई कंप्यूटर जी नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए। तो चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है स्क्रीन पर, आप जैसा कि देख रहे हैं। क्या पूछ रहा है इस क्वेश्चन में? तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन। अच्छा, एक्सप्रेशन बताइए फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन निकालना है ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, किसी पर्टिकुलर पॉइंट चार्ज के लिए। व्हेन सोर्स चार्ज इज एट द ओरिजिन, जब सोर्स चार्ज जो है वह कहाँ पर है, ओरिजिन पर है, पहला नंबर। दूसरा नंबर क्या पूछ रहा है, व्हेन सोर्स चार्ज इज अवे फ्रॉम ओरिजिन, जब सोर्स चार्ज जो है वह ओरिजिन से कहाँ है, दूर है। तो चलिए फटाफट ये भी हम लोग कर लेते हैं, कोई खास भारी क्वेश्चन नहीं है, हम लोग इसको आसानी से बना लेते हैं। तो चलिए इसको भी बना लेते हैं। इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, आई होप कि आप इसको नोट कर लिए होंगे। अगर स्नैपशॉट लेना चाहते हैं तो ले लेंगे। तो इसको क्लियर कर दिया जाए। तो चलिए अब हम नेक्स्ट बना लेते हैं। नेक्स्ट में हमसे क्या पूछा है, पॉइंट चार्ज जो है वह रेस्ट पर है और कहाँ पर है, ओरिजिन पर है। अच्छा, और हमको एक्सप्रेशन बताना है। ठीक है, तो हम कुछ इस प्रकार से ले लेते हैं एक्सिस। क्लियर है? अब यहां पर हमारा क्या है, सोर्स चार्ज है Q, और यहां पर हमारा क्या है, कोई टेस्ट चार्ज इसके क्षेत्र में आने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो ओरिजिन पर है हमारा। तो यहां से यहां की दूरी कुछ होगी, मान लेता हूं कि r डिस्टेंस दूरी है। तो अब हमको इसका लिखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन अब हमको इसका स्टार्ट करना है। तो काफ़ी आसान है। हम सबसे पहले फोर्स का लिख लेते हैं। लास्ट डे आप लोगों ने पढ़ा है फोर्स वेक्टर का, क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q नॉट डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में अगर मैं इसको लिख दूं तो कैसे लिख पाऊंगा, इसको ऐसे लिख पाऊंगा, इसको यहाँ पर R यूनिट वेक्टर कर देते हैं। ठीक है, हो गया वेक्टर फॉर्म में हमारा। अगर इसको और एक्सप्रेशन में हमें लिखना होगा तो इसको और एक्सप्रेशन में भी हम लिख सकते हैं। खैर, तो अब हम इसको क्या कर देते हैं,
और एक्सप्रेशन में लिखना है तो देख लेंगे यहाँ पर हमारा यहाँ पर आर वेक्टर इज इक्वल टू क्या है, आर वेक्टर इज इक्वल टू, अगर ये मेरा पोजीशन R0 हुआ क्योंकि ओरिजिन पर है, तो ये पोजीशन मेरा कोई पर्टिकुलर R1 हुआ, तो हम R1 में से R0 घटाएंगे तो ये तो 0 पर है, और ये किसी पर्टिकुलर दूरी पर है तो ये तो 0 पर है ना, तो हमको क्या मिलेगा, R1 ही मिलेगा। तो हम इसको R1 क्यों माने, हम इसको R ही मान लेते हैं। ठीक है, अलग अलग किताब में आप देखेंगे तो एक्सप्रेशन को बढ़ा चढ़ा कर भी बताया जाता है, आपको इसमें फंसना नहीं है। ठीक है, आपको इसमें फंसना नहीं है, आपको डायरेक्ट अप्लाई करना है, क्योंकि ध्यान रखना है जितना ज़्यादा आप आगे बढ़ेंगे उतना ज़्यादा जो है वह आपको कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा, और एग्जाम के कॉपी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी वह सही नहीं होगा, और आप अपना टाइम भी खामोखा बर्बाद करेंगे। तो हमको इंटेंसिटी निकालना है, तो इंटेंसिटी का भैया क्या होता है फॉर्मूला, सीधा सीधी हम जानते हैं कि इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है एफ वेक्टर डिवाइडेड बाई क्यू नॉट, यही होता है ना। तो हम इस फॉर्मूला को रख देते हैं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम रखें क्यू नॉट आर स्क्वायर रखें, और इसको डिवाइड कर दिए हम क्यू नॉट से, तो क्यू नॉट कट गया तो बचा क्या, बचा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, और यूनिट वेक्टर दिखा देते हैं तो कंप्लीट हो जाएगा, वेक्टर फॉर्म में भी हो जाएगा। मैंने आपको ये चीज़ें जो हैं लास्ट वीडियो में बता रखी हैं। ठीक है, तो बस यहीं पर हमारा ये क्वेश्चन का जवाब जो है वह कंप्लीट हो जाता है। ओके, अच्छा अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो पूछ रहा था, ये तो पहला वाला पॉइंट था, पहला क्वेश्चन पूछा है कि नहीं। अब नेक्स्ट वाला में क्या बोल रहा है कि जब ओरिजिन पर नहीं है, तो ओरिजिन पर नहीं है तो ये किस प्रकार से है, मान लेता हूँ कि यहाँ पर हमारा सोर्स चार्ज है, ठीक है, और यहाँ पर हमारा जो है टेस्ट चार्ज है। ठीक है, अब इस सोर्स चार्ज की जो दूरी है वह ओरिजिन से R1 दूरी है, इसकी जो दूरी है वह ओरिजिन से R2 दूरी है, तो इसके बीच में जो दूरी हो जाएगी वह क्या हो जाएगा, R2 माइनस R1 हो जाएगा। अगर वेक्टर फॉर्म में दिखाना है तो वेक्टर फॉर्म में दिखा देते हैं क्या, चलिए हो गया। तो चलिए अब यहीं पर यह कंप्लीट हो चुका है क्वेश्चन। अब हमको क्या करना है, अब हमको एक्सप्रेशन लिखना है, तो हम एक्सप्रेशन लिखेंगे तो आसानी से हम लिख सकते हैं। सबसे पहले हम फोर्स के बारे में लिख लेते हैं, तो फोर्स हमारा क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट और R2 माइनस R1 वेक्टर के फॉर्म में, और इसका स्क्वायर और यूनिट वेक्टर दिखा दिए। ठीक है, यूनिट वेक्टर दिखाएंगे तो हमको ना यहाँ पर क्यूब करने की जरूरत पड़ेगी और ना इसको हमको ऊपर लिखने की जरूरत पड़ेगी। अगर यूनिट वेक्टर नहीं दिखाएंगे आप तो फिर वह काम करना पड़ेगा। यूनिट वेक्टर के बारे में मैंने लास्ट वीडियो में बता दिया है, देख लेंगे। अब हमको क्या करना है, इसका पूरा एक्सप्रेशन लिखना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए। तो ई वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, एफ वेक्टर डिवाइडेड बाई क्यू नॉट। तो क्यू नॉट क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, हट जाएगा, कट जाएगा, तो क्या बचेगा इसमें बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर और R यूनिट वेक्टर। देख लीजिए, आसानी से आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, कुछ नहीं करना है, बिल्कुल आसान है, बस समझना है, फॉर्मूला को याद रखना है और चीज़ें कंप्लीट कर जानी है। तो यही चीज़ का जो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन हम लोग कर रहे थे उसका ज़रूरत हमको यहाँ पर पड़ गया, समझ गए। तो जिस चीज़ की जहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी वहीं पर बताना है, जहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ेगी वहाँ पर हमें नहीं बताना है। तो चलिए ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। तो कंप्लीट हो चुका है तो अब हम नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। सारी चीज़ें हमने कंप्लीट कर ली है। जब सोर्स चार्ज जो है वह ओरिजिन से दूर है हो गया, और जब सोर्स चार्ज जो है वह ओरिजिन पर है, तो ये दोनों चीज़ें हमारी हो गई। एक्सप्रेशन जो है वह निकल कर चला आया। तो भैया कंप्यूटर जी नेक्स्ट क्वेश्चन, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है देख लेते हैं फटाफट तेजी में। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा क्या पूछ रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। तो क्या पूछ रहा है, टू चार्ज ऑफ +10 माइक्रोकूलम, देखेंगे ये माइक्रो का साइन है,
एंड प्लस 40 माइक्रोकूलम रिस्पेक्टिवली आर प्लेस 12 सेंटीमीटर अपार्ट। अच्छा, दो चार्ज है वह 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है। अच्छा, फाइंड द पोजीशन ऑफ द पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। तो आपको बताना है कि कौन सा वह पॉइंट होगा जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वह जीरो होगा। साफ तौर पर लिख दिया हूं मैंने, मोस्टली आस्क्ड इन बोर्ड एग्जाम एंड कंपटीशन। इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो आपके एग्जाम में मोस्टली पूछे जाते हैं। तो क्या कह रहा है भैया इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में कह रहा है, तो चलिए इसको बना लेते हैं, इसको क्लियर कर देता हूं। तो क्वेश्चन तो बोल रहा है कि एक जगह जो है हमारा प्लस 10 माइक्रोकूलम चार्ज है और दूसरी जगह जो है वह हमारा प्लस 40 माइक्रोकूलम चार्ज है। तो मैं मान लेता हूँ कि कोई पर्टिकुलर यह पॉइंट है, कोई यहाँ पर पॉइंट है जिस पॉइंट पर इसका जो नेट फोर्स होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगा वह जीरो होगा। ठीक है, तो इस पॉइंट पर हम मान लेते हैं, तो हम नाम दे देते हैं इसको ए पॉइंट, इसको नाम दे देते हैं बी पॉइंट, और ये जहाँ पर है इसको दे देते हैं सी पॉइंट। ठीक है, तो हमने मान लिया कि ए से बी की जो दूरी है वह x दूरी है। तो अगर इसकी टोटल दूरी कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो अगर इसकी टोटल दूरी जो है वह 12 सेंटीमीटर है यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, यहीं पर हमारा चार्ज है, मैं कलर के हिसाब से कर देता हूँ कि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए, तो अगर 12 सेंटीमीटर है तो 12 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी? यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो जाएगी 12 माइनस x, हो जाएगा ना? क्लियर है? ओके, तो हम क्या करते हैं, अब हम एक्सप्रेशन लिखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए हम लिखते हैं, तो इसके लिए हमारा E1 इज इक्वल टू क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इस पॉइंट पर हम पता कर रहे हैं 10 माइक्रोकूलम, माइक्रो का क्या हो जाता है 10 टू द पावर -6 हो जाता है, डिवाइडेड बाई x का स्क्वायर। अच्छा, और E2 के लिए कर लेते हैं, तो ध्यान देंगे E2 डायरेक्शन तो हमारा कैसा है देख लेंगे एक बार फिर से। ये फोर्स ऐसे प्रोड्यूस कर रहा है, ये वाला ऐसे प्रोड्यूस कर रहा है, तो इसके लिए तो यह अलोंग द डायरेक्शन ही है, उसी डायरेक्शन में बात कर रहे हैं। लेकिन इसके लिए हम कैसे बात कर रहे हैं, अपोजिट में आकर बात कर रहे हैं। तो अपोजिट में बात कर रहे हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा, निगेटिव साइन लगाना पड़ेगा। तो मैंने निगेटिव साइन लगा दिया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यह कितना है 40 माइक्रोकूलम का है, तो 40 इंटू 10 टू द पावर -6। अच्छा, डिस्टेंस कितना हो गया है, तो 12 माइनस x का होल स्क्वायर हो गया। दोनों के हिसाब से मैंने लगा लिया कि क्या हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। अब बोल रहा है कि जीरो हो जाना चाहिए, यहाँ पर जीरो हो जाना चाहिए। तो जीरो हो जाने के लिए हमको क्या होना चाहिए, इक्वेशन E1 प्लस E2 इज इक्वल टू जीरो हो जाना चाहिए। तो हम इन दोनों इक्वेशन को लाकर रख देते हैं, तो दोनों इक्वेशन को लाकर हम रखें तो क्या हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये वाला पहले रख देते हैं 10 इंटू 10 टू द पावर -6 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर। अच्छा, उसके बाद ये वाला लाकर रखते हैं, ये वाला, तो ये क्या है -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 40 इंटू 10 टू द पावर -6 डिवाइडेड बाई 12 माइनस x का होल स्क्वायर इक्वल टू हमको क्या कर देना है, जीरो कर देना है। क्लियर है? ओके, तो अब इसको हम करेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इधर भी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इधर भी है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम कॉमन लेकर हटा देते हैं, एक साइड जीरो ही है, तो हमारा क्या बचेगा, हमारा बचेगा 10 इंटू 10 टू द पावर -6 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर माइनस 40 इंटू 10 टू द पावर -6
डिवाइडेड बाई 12 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 बच जाएगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो देखेंगे 10 टू द पावर माइनस 6 फिर दोनों तरफ है, तो 10 टू द पावर माइनस 6 को भी हम हटाकर ख़त्म कर देते हैं, इसको आसान बना लेते हैं और साथ में हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो हमारा क्या बचेगा, इधर एलसीएम मैंने लिया तो इधर हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 12 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इधर हमको 40 इंटू एक्स स्क्वायर करना पड़ेगा। यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर टू 12 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इस टर्म को भी हम लोग लेकर इधर भाग जाते हैं तो ये भी 0 ख़त्म हो जाएगा, तो बचेगा क्या हमारा 10 12 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और माइनस 40 एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। कोई दिक्कत नहीं। करेंगे तो इसको और सॉल्व करेंगे तो 10 देख रहे हैं दोनों में कॉमन है, तो 10 को हम क्या कर लेते हैं, हटा देते हैं। ठीक है, ऐसा हो जाएगा, माइनस 4x स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, अब हमको क्या दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में दिख रहा है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से दिख रहा है एक्सप्रेशन, देख लेंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में दिख रहा है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं, ए माइनस बी और ए प्लस बी के फॉर्म में हम लिख सकते हैं ना, तो वैसा ही मैं कर देता हूँ। तो इसको मैं कर देता हूँ 12 माइनस एक्स माइनस 4x, ठीक है, एक कर देता हूँ 12 माइनस एक्स प्लस 4x माइनस माइनस प्लस इक्वल टू 0 हो गया। देख रहे हैं, काफ़ी आसान तरीका से सॉल्व कर रहे हैं इसको हम लोग। और इसको सॉल्व करते हैं तो अब इसके लिए सॉल्व कर लेते हैं एक बार। तो इसके लिए सॉल्व करेंगे तो इसको मैं थोड़ा सा ऊपर भेज देता हूँ बोर्ड को। चलिए, तो इसके लिए सॉल्व कर लेते हैं। तो इसके लिए तो इसको और सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो गया मेरा 12 माइनस 4, तो ये हो गया माइनस 5x इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन निकल कर आया। दूसरा इक्वेशन इसके हिसाब से क्या निकल कर आया, 12 प्लस 3x इक्वल टू 0, ये निकल कर आया दूसरा इक्वेशन, है कि नहीं। 2 इक्वेशन निकल कर आया। तो इस इक्वेशन के हिसाब से अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारा क्या हो जाता है, 12 इज इक्वल टू 5x, ठीक है, यानी कि x इज इक्वल टू 12/5, है कि नहीं। इस इक्वेशन के हिसाब से सॉल्व करें तो क्या होता है, 12 इज इक्वल टू माइनस 3x, यानी कि x इज इक्वल टू माइनस 4। देख रहे हैं, तो इसी के हिसाब से डिसीजन लें। तो इस पॉइंट से देखेंगे ओके, रुक जाओ। चलिए, तो देख रहे हैं, तो यानी कि हमको क्या निकल कर आ गया था वहां पर, x इज इक्वल टू माइनस 4 निकल कर आ गया था। तो इस पॉइंट से यानी कि इसकी दूरी कितनी है, माइनस 4 उल्टा, यानी कि x इज इक्वल टू माइनस 4। तो हम कह सकते हैं कि 10 कूलम से कितना दूर है, माइनस 4 सेंटीमीटर की दूरी पर। और इससे हमारा कितना दूर हो गया, तो 12 में से 4 घटा लेते हैं तो प्लस 40 माइक्रो कूलम से हमारा कितना पीछे की ओर है। तो कितना पीछे की ओर, तो 12 में से 4 घटाएं तो हमको कितना आया, 8 सेंटीमीटर। तो हम इसका आंसर आसानी से लिख सकते हैं। क्या क्या आया भाई आंसर हमको, -4 और 8 सेंटीमीटर। तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम, तो हम फाइनल इस आंसर को कंक्लूड कर देते हैं। तो फाइनल आंसर को कंक्लूड करते हैं तो हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम प्लस 10 माइक्रोकूलम 4 सेंटीमीटर अवे एंड फ्रॉम प्लस 40 माइक्रोकूलम 8 सेंटीमीटर बिहाइंड
द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी will be 0। ओके, तो इस तरह से लिख के हम इसको कंक्लूड कर लेंगे। हमारा चीज़ें जो हैं ये आसान तरीके से यहाँ पर सॉल्व हो गई हैं। तो आप देख लेंगे क्या क्या मैंने इसके लिए प्रोसेस किया, क्या क्या मैंने इसके लिए पापड़ बेले। ओके, तो आप चाहें तो स्नैपशॉट ले सकते हैं। मैं हट जाता हूँ स्क्रीन से। चलिए, तो अगर आपने स्नैपशॉट ले लिया होगा तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाह कितना बड़ा क्वेश्चन है। अरे ये क्या लगा दिए भाई। चलिए, बड़ा है तो क्या हुआ, इसको बनाने की हम जरूर कोशिश करते हैं। तो देखेंगे इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जाओ कलम, देखिए क्वेश्चन में कह रहा है डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ठीक है, तो अब क्या बताना है हमको, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बताना है। अच्छा, और क्या पूछ रहा है, व्हाट इज इट्स सिग्निफिकेंट, इसका महत्व क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का महत्व क्या है। अच्छा, उसके बाद क्या पूछा है, ड्रॉ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू स्टैटिक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। ठीक है, ड्रॉ करना है। ठीक है, कि पॉइंट पॉजिटिव चार्ज से किस प्रकार का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होगा। अच्छा, उसके बाद स्टैटिक निगेटिव पॉइंट चार्ज, फिर ड्रॉ करना है कि निगेटिव पॉइंट चार्ज से किस प्रकार का इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। अच्छा ठीक है, और ए सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्ज, अच्छा 2 पॉइंट चार्ज हो जाए तब किस प्रकार से होगा। ए सिस्टम ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, अच्छा इक्वल और अपोजिट टाइप का चार्ज हो जाए तो किस प्रकार से होगा। उसके बाद क्या पूछा है, डिफाइन यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड्स एंड रिप्रेजेंट दीज फील्ड्स बाय इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और क्या पूछ रहा है, और पूछ रहा है कि डिफाइन कीजिए कि यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग किस प्रकार से डिफाइन करेंगे। तो क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा लग रहा है, कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है इस क्वेश्चन से निकल कर आता है। तो देखते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो मैं इसको क्लियर कर देता हूं, आप चाहे तो इस क्वेश्चन को स्नैपशॉट ले ले। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारा क्या होता है। तो अभी हम लोग सबसे पहले क्या पढ़े, सबसे पहले हम लोग पढ़े कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े, हम लोग पढ़े कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है। तो अब हम लोग पढ़ रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होगा। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होगा। क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है सबसे पहले कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बारे में आप बताइए। तो कैसे हम डिफाइन करेंगे, इट इज ए स्ट्रेट और कर्व्ड इमेजिनरी लाइन। यह किस प्रकार का है, या तो सीधा है नहीं तो कर्व्ड है, इमेजिनरी लाइन है मतलब वास्तविक लाइन नहीं है, ऐसा हम लोग मानते हैं, ऐसा हम लोग सोच कर चलते हैं। ठीक है, तो इमेजिनरी लाइन है इन रीजन, उस क्षेत्र में, सच दैट द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द फील्ड लाइन, किसी भी क्षेत्र में जहां से प्रोड्यूस हो रहा है उसके क्या हो रहा है, टेंजेंटली हो रहा है। ठीक है, उसके टेंजेंटियली हो रहा है, मतलब अगर इस तरह से है तो इस प्रकार से। ठीक है, ये हो गया मेरा टेंजेंट। ठीक है, इस प्रकार से हो रहा है जिस पॉइंट चार्ज के कारण फील्ड जो प्रोड्यूस हो रहा है उसके। अच्छा, गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट इन द रीजन। और यह क्या बताता है, यह बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन उस क्षेत्र में किधर की ओर है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हम लोग किसको कह रहे हैं, यह एक स्ट्रेट लाइन हो सकता है, कर्व्ड लाइन भी हो सकता है, यह एक इमेजिनरी लाइन है जो कि किसी सरफेस से, किसी पॉइंट से, किसी फील्ड लाइन से कैसा है, टेंजेंटली है। यह डायरेक्शन बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का किसी पॉइंट पर, किसी क्षेत्र पर कौन सा डायरेक्शन होगा।
तो चलिए यहाँ से हमारा जो है इसका डिफिनेशन जो है वह क्लियर हो जाता है। अच्छा, अब उसके बाद क्या पूछा था क्वेश्चन में? क्वेश्चन में पूछा था, तो ये तो मेरा डिफिनेशन हो गया। अब क्वेश्चन में क्या पूछा, यहाँ तक तो हमने कर दिया डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अब क्या पूछता है, व्हाट इज इट सिग्निफिकेंस। तो सिग्निफिकेंस इसका क्या हो गया, सिग्निफिकेंस इसका यही हो गया, ठीक है, कि यह डायरेक्शन बताता है इलेक्ट्रिक फील्ड का किसी भी पॉइंट पर उस क्षेत्र में, ठीक है। तो यह क्या हो गया हमारा सिग्निफिकेंस हो गया। अच्छा, और क्या पूछा है, ड्रॉ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू स्टैटिक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, स्टैटिक नेगेटिव पॉइंट चार्ज। तो अब क्या बोल रहा है कि ड्रॉ करने के लिए, तो हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। किस प्रकार से ड्रॉ करेंगे देखेंगे। मान लीजिए, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं मैं, मान लीजिए कि हमारे पास प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है। हमारे पास कैसा चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है। तो प्लस क्यू चार्ज में से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस होगा वह इस प्रकार से होगा, मतलब प्लस क्यू में से वह क्या होगा, निकलेगा बाहर की ओर, ठीक है। एक का हो गया आंसर। अब निगेटिव टाइप का अगर हो, तो निगेटिव टाइप का अगर मान लीजिए चार्ज हो, निगेटिव टाइप का अगर चार्ज हम ले, तो इसमें क्या होगा, टुवार्ड्स, अंदर की ओर होगा, इनवर्ड्स होगा, ठीक है। निगेटिव चार्ज में कैसे होगा, इनवर्ड्स होगा। पॉजिटिव चार्ज में कैसा होगा, आउटवर्ड्स होगा, ठीक है। तो ध्यान रखना है, पॉजिटिव चार्ज से निकलता है और नेगेटिव चार्ज में क्या होता है, इंटर होता है। पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वह निकलता है बाहर की ओर, और नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वह अंदर की ओर जाता है, ठीक है, उसमें चला जाता है। क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए, अब पूछा है कि दो स्टैटिक चार्ज को लेकर बताने के लिए, तो दो स्टैटिक चार्ज को लेकर बताने के लिए पूछा है, तो हम क्या करते हैं, तो मान लेता हूं कि एक प्लस पॉजिटिव चार्ज है और एक और प्लस पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, दो पॉजिटिव चार्ज है। तो इससे बाहर की ओर निकल रहा है, इससे बाहर की ओर निकल रहा है, इससे बाहर की ओर निकल रहा है, ठीक है। अब इधर की ओर भी तो निकल रहा है, तो यह क्या हो जाएगा, इसके कारण इस प्रकार से यह मुड़ जाएगा, ठीक है। दो पॉइंट चार्ज अगर हम रख देंगे एक समान का, अगर दो पॉजिटिव पॉइंट चार्ज हम रख दें, तो हमको किस प्रकार से देखने के लिए मिलेगा, इस प्रकार से देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि यह भी पॉजिटिव टाइप का है, यह भी पॉजिटिव टाइप का है। तो दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा, धक्का देगा, और यह इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो इंटरसेक्ट नहीं होता है, कटता नहीं है, एक दूसरे को काटता नहीं है। यह समझ रहे हैं बात को, इस पॉइंट को हम आगे भी बताएंगे, लेकिन तो यह काटता नहीं है, अभी समझेंगे। यह लाइन काटता नहीं है एक दूसरे को, तो इसीलिए क्या होगा, एक दूसरे को यह धक्का दे देगा और कुछ इस प्रकार से यह स्ट्रक्चर क्रिएट कर देगा। अब अगर हम यहीं पर निगेटिव चार्ज ले लें, तो निगेटिव चार्ज में भी हमारा इसी प्रकार से काम होगा। मान लीजिए कि हम दो निगेटिव चार्ज ले लिए, तो निगेटिव चार्ज में क्या हो रहा है, अंदर की ओर हो रहा है, ठीक है। निगेटिव चार्ज में क्या हो रहा है, अंदर की ओर हो रहा है। तो अब जो यहां पर नेगेटिव चार्ज होगा उसका भी क्या हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। दोनों एक दूसरे के कारण, दोनों फील्ड ऑफ लाइन जो है वो क्या होगा, रिपेल होगा, क्योंकि सेम टाइप का चार्ज यहां पर भी है। क्लियर है। अच्छा, अब अगर हम अलग अलग टाइप का ले लें, मान लीजिए कि यहां पर हम ले लिए पॉजिटिव चार्ज और यहां पर हम ले लिए निगेटिव चार्ज, तो अब हमको देखने के लिए क्या मिलेगा, यहां पर तो हो ही रहा था, यहां पर तो हो ही रहा था, यहाँ पर ऐसे था, यहाँ पर ऐसे था, यहाँ पर ऐसे था ना। तो अब इस रीजन में क्या होगा, जरा सोचेंगे क्या होना चाहिए इस रीजन में। तो देखिए क्या हो रहा है, पॉजिटिव से निकल रहा है और निगेटिव में इंटर कर रहा है, तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, देख रहे हैं। ठीक है, क्लियर है, ये तो अपना सीधा ही रहेगा, ये सब सीधा। मैं देख लेता हूं कि और उसमें क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा था।
ठीक है, तो सिस्टम ऑफ हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या है, डिफाइन यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड रिप्रेजेंट दिस फील्ड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये बात कहा जा रहा है। तो नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो अब हम लोग देखते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे किस प्रकार के होते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक होता है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और एक होता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, देखेंगे दो प्रकार के, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ और एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ। तो हम लोग किसको कहेंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को कहेंगे जिसका मैग्नीट्यूड तो सेम हो और डायरेक्शन भी हर एक पॉइंट पर क्या हो, सेम हो। किसी भी क्षेत्र में हम देख रहे हो तो हमको क्या हो, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, बदलना नहीं चाहिए। अच्छा, नॉन यूनिफॉर्म हम किसको कहेंगे, तो नॉन यूनिफॉर्म हम कहेंगे द इलेक्ट्रिक फील्ड विच हैज डिफरेंट मैग्नीट्यूड, जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, बदल रहा हो, अलग अलग हो, एंड डायरेक्शन, और डायरेक्शन भी बदल रहा हो हर एक पॉइंट पर। जब जब हम देखते हो किसी भी क्षेत्र में, इन ए रीजन इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको हम क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हम कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं, डायग्राम बनाकर समझ जाते हैं। मान लीजिए कि हमारा कोई एक पर्टिकुलर क्षेत्र है, ठीक है, इस क्षेत्र में से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन निकल रहा है वह हर एक जगह एक ही डायरेक्शन का है और एक ही मैग्नीट्यूड का है। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि यहाँ पर जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा वह यूनिफॉर्म होगा। क्लियर है। अच्छा, तो नॉन यूनिफॉर्म किसको हम कहेंगे, तो नॉन यूनिफॉर्म जायज बात है, कुछ इस प्रकार से अगर हो जाए, ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म कहेंगे। ये हो गया मेरा यूनिफॉर्म का, लिख देता हूं यहां पर, ये हो गया यूनिफॉर्म, ये हो गया नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, अब यहां पर एक बात बता दूं कि जो पॉइंट चार्ज जो है ये जो प्रोड्यूस कर रहा है कुछ इस प्रकार से कर रहा है ना, अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, पूरा चीज डिस्कस किए हैं। तो यह जो है, ये जो पॉइंट चार्ज प्रोड्यूस किया, यह पॉइंट चार्ज के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया जा रहा है वह यूनिफॉर्म का एग्जाम्पल होगा कि नॉन यूनिफॉर्म का एग्जाम्पल होगा, बताइए, सोचिए। तो यह नॉन यूनिफॉर्म का एग्जाम्पल होगा। कैसे, देखिए, अब हम इसमें कोई टेस्ट चार्ज अगर लेकर आएंगे, हम क्या किए, कोई टेस्ट चार्ज अगर हम इसके अंदर लेकर आएंगे, ठीक है, तो हम यहां पर लेकर आएंगे तो यह टेस्ट चार्ज एक अलग फोर्स महसूस करेगा। इसी टेस्ट चार्ज को हम यहाँ पर लेकर आएंगे तो फिर यह टेस्ट चार्ज एक अलग महसूस करेगा, है कि नहीं, जितना अंदर आते जाएंगे उतना ज्यादा महसूस करेगा, है ना। तो यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो रहा है, बदल रहा है ना। तो इसीलिए यह भी हमारा क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म का एग्जाम्पल हो जाएगा। क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, नोट कर लेंगे, डायग्राम बना लेंगे। चलिए, तो मैं इसको क्लियर कर देता हूं बोर्ड को। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के प्रॉपर्टीज क्या क्या होंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का क्या क्या प्रॉपर्टी होगा, क्या क्या खासियत होगा, यह चीज हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले क्या खासियत होगा कि यह जो है स्टार्ट होगा पॉजिटिव से और खत्म होगा निगेटिव चार्ज पर। क्लियर है, देख चुके हैं अभी लास्ट में, पॉजिटिव से निकल रहा है और निगेटिव में अंदर जा रहा है। दूसरा क्या है इसका प्रॉपर्टी की इमेजिनरी है, ऐसा वास्तविकता में कुछ नहीं है। अच्छा, उसके बाद यह एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगा, ठीक है, मतलब ऐसे ऐसे कभी भी यह नहीं करेगा।
अच्छा, उसके बाद डोंट फॉर्म क्लोज लूप, या इस प्रकार का कोई क्लोज लूप नहीं बनाएगा, ठीक है, इस प्रकार का क्लोज लूप नहीं बनाएगा, यह हमेशा कैसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। समझ गए बात, क्लियर है ना? इस प्रकार का नहीं होगा। ये तो हम लोग बस दिखाने के लिए, समझाने के लिए हम लोग कर रहे हैं। इसका जो प्रोड्यूस हो रहा है वो हमेशा ऐसा प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है ना? समझ रहे हैं बात को? चलिए, उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद कह रहा है कि कंटिन्यूअस कर्व विदाउट ब्रेक, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं है कि यहाँ से यहाँ गया और फिर इतना दूर गैप हो गया, फिर यहाँ से आ गया, फिर गैप हो गया, फिर यहाँ से आ गया, ऐसा तो कुछ नहीं है। यह चलेगा तो एकदम ऐसे चलेगा, क्लियर है? भले आगे जाते जाते इसका इंटेंसिटी जो है, ताकत जो है वो भले खत्म हो जाए, ठीक है, लेकिन एक गति में चलेगा। घट रहा है तो घटते चला जाएगा, है ना, और घटते घटते एकदम जीरो हो जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पर बढ़ा फिर वहाँ घट गया, ऐसा तो कुछ नहीं। चलिए, उसके बाद क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा, ठीक है। जिस सरफेस पर हम लोग बात करेंगे, मान लीजिए कि इस सरफेस पर हम लोग बात किए, तो इस सरफेस पर क्या होगा, हमेरा परपेंडिकुलर होगा। समझ गए बात को? चलिए, तो ये भी हो गया हमारा पॉइंट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है। नेक्स्ट भी क्वेश्चन एक आ गया है, क्या कह रहा है भैया, इस क्वेश्चन में देख लेते हैं। तो कहता है व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, बताइए कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। अच्छा, और क्या कह रहा है, गिव सम एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल का कुछ एग्जाम्पल बताइए। अच्छा ठीक है, तो चलिए बताते हैं, जरूर बताएंगे। तो देखते हैं सबसे पहले डिफिनेशन कि भैया इलेक्ट्रिक डाइपोल का डिफिनेशन क्या होगा। तो क्या होगा डिफिनेशन, देखिए, ए पेयर ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, ठीक है। हमको क्या लेना है, जोड़ा लेना है, ठीक है। किसका, इक्वल भी होना चाहिए और अपोजिट भी होना चाहिए, मतलब मैग्नीट्यूड उसका एक ही बराबर होना चाहिए, लेकिन एगो प्लस होना चाहिए और एगो माइनस होना चाहिए। अच्छा, और क्या है, सेपरेटेड बाई ए स्मॉल डिस्टेंस, ठीक है, थोड़ी ही दूरी का अंतर होना चाहिए, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। तो उसी को हम क्या कहेंगे, हम इलेक्ट्रिक डाइपोल कहेंगे। ओके, तो कहने का मतलब क्या हुआ कि हम एगो ले लिए प्लस क्यू चार्ज, एगो ले लिए हम माइनस क्यू चार्ज, इसके बीच का दूरी हम एकदम कम रखें, ठीक है ना, मतलब सटाए नहीं है बस, ठीक है, बस थोड़ा सा गैप रखे हैं। तो इस टोटल को हम क्या कहेंगे, इस टोटल को हम कहेंगे डाइपोल, ठीक है। तो इसके पहले जो हम लोग देख रहे थे वो एक प्लस क्यू चार्ज या फिर माइनस क्यू चार्ज के कारण जो प्रोड्यूस हो रहा था उसको देख रहे थे। अब यह जो है, ये दोनों चार्ज एकदम ऐसे है, ठीक है, सटा नहीं है लेकिन एकदम करीब में है। तो एकदम करीब में है तो यानी कि दोनों क्या बन जाएगा, एक के साथ बनकर एक ही क्वालिटी बनाने लगेगा। तो इन दोनों को एक साथ जब ये क्वालिटी बनाने लगेगा, जब एक साथ यह कोई एक फील्ड क्षेत्र बनाने लगेगा, तो हम इसको क्या कह देंगे, इसको हम डाइपोल कह देंगे। समझ गए बात को? चलिए आगे क्या कह रहा है, द टोटल चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज जीरो। तो जायज बात है, हम क्या बोले हैं, हम बोले हैं कि एगो प्लस क्यू ले लिए हैं और एगो माइनस क्यू ले लिए हैं, तो टोटल हमारे पास क्या होगा, जीरो होगा। अगर यह +5 कूलम का है तो यहाँ पर भी तो -5 कूलम है, तो टोटल क्या हुआ, जीरो हुआ, ठीक है ना। तो टोटल चार्ज हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल पर अगर पूछा जाएगा तो हमको क्या मिलेगा, हमेशा जीरो ही मिलेगा। अच्छा, बट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज नॉट जीरो, ठीक है ना, समझ गए बात। तो ये दोनों मिलकर हमारा क्या हो गया है, एक सिस्टम हो गया है, ठीक है ना। तो यह दोनों का मैग्नीट्यूड तो ठीक है, मैग्नीट्यूड तो हम ठीक है बोल रहे हैं कि जीरो है चार्ज का, लेकिन यह दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड यह प्रोड्यूस करेगा वह जीरो नहीं होगा। समझ गए बात को? अच्छा, एग्जाम्पल कौन कौन सा होगा भाई इसका, तो एग्जाम्पल होगा मॉलिक्यूल ऑफ वाटर H2O, अमोनिया NH3, हाइड्रोक्लोरिक, कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम क्लोराइड, अल्कोहल, ये सभी जो है क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाते हैं। क्लियर है? चलिए, क्लियर है तो अच्छी बात है, नहीं क्लियर है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।
पूछने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे ऐप का लिंक या फिर वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, या फिर कमेंट के ज़रिए भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। किसी भी तरह का डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। चलिए, पसंद आ रहा होगा तो फटाफट लाइक कर देंगे, नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर देंगे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? डिफाइन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, डिफाइन कीजिए कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होगा। और क्या कह रहा है? इज इट ए वेक्टर क्वांटिटी? क्या यह वेक्टर क्वांटिटी है? गिव SI यूनिट एंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ डाइपोल मूवमेंट। ठीक है, डायमेंशन भी बताइए और SI फॉर्मूला भी बताइए। तो 11th आप लोग पढ़ कर आए हुए हैं। 11th अगर पढ़ कर आए हैं तो आप मूवमेंट के बारे में पढ़े होंगे। 9th में भी इसका जिक्र किया गया होगा। याद नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर बता देता हूँ। मुझे मालूम है कि 11th में आप बहुत कम पढ़ाई करते हैं क्योंकि प्रेशर नहीं होता है बोर्ड एग्जाम का। कोई बात नहीं, चलिए तो हम लोग डिफाइन कर लेते हैं सबसे पहले कि डाइपोल मोमेंट हमारा क्या होगा। तो कैसे हम डिफाइन करेंगे? इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड द डाइपोल लेंथ। तो कैसे हो जाएगा मेरा? क्या कह रहा है? कह रहा है कि डाइपोल मोमेंट हमारा क्या होगा? डाइपोल मोमेंट होगा हमारा प्रोडक्ट, मतलब मल्टीप्लिकेशन किसका? किसी भी चार्ज का जो हम डाइपोल में लिए हैं उसमें किसी भी चार्ज के मैग्नीट्यूड का और उसके बीच में जो लेंथ है उसका प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन हमारा क्या हो जाएगा? डाइपोल मोमेंट हो जाएगा। क्लियर है? तो डाइपोल मोमेंट को, ठीक है, मोमेंट को हम P साइन से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, अब P साइन से डिनोट किए तो फॉर्मूला में क्या कहा? चार्ज का, कोई भी एक चार्ज और जो उसके बीच में दूरी है, ठीक है ना, तो L दूरी ले लेते हैं। यहाँ पर एक चीज मैं क्लियर कर देता हूँ, कुछ किताब में किस प्रकार से दिया रहता है देखेंगे। तो यहाँ पर प्लस Q चार्ज है, यहाँ पर माइनस Q चार्ज है। ठीक है, ठीक है, यहाँ से यहाँ की दूरी है। तो कुछ बुक में क्या करता है ना, इस दूरी को आधा आधा डिवाइड कर लेता है। देख रहे हैं? नहीं दिख रहा है तो मैं और थोड़ा बड़ा करके बना देता हूँ। रुकिए, थोड़ा और बड़ा करके बना देता हूँ, फिर समझिए। तो मान लीजिए कि यहाँ पर एक हमारा चार्ज है प्लस Q और यहाँ पर मेरा एक चार्ज है माइनस Q। ठीक है, इन दोनों को मिलाकर हमारा क्या बन गया? डाइपोल बन गया। ठीक है, तो कुछ बुक वाला क्या करता है कि इसको बीचों बीच डिवाइड कर देता है। अब बीचों बीच डिवाइड करके बोलता है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी L और यहाँ से यहाँ तक की दूरी L। ठीक है, तो टोटल दूरी हो गई 2L। समझ रहे हैं? तो अगर इस प्रकार से हम लोग मानकर चलते हैं तो हमारा यहाँ पर डाइपोल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? P = Q × 2L हो जाएगा। क्लियर है? आप दिखा सकते हैं जिस प्रकार से आप दिखाना चाहें, दोनों ही यहाँ पर सही है, कोई गलत नहीं है। ठीक है, चलिए अब वेक्टर क्वांटिटी है कि स्केलर क्वांटिटी है बताइए। तो देखिए कैसे हम पता करेंगे कोई क्वांटिटी जो है वेक्टर क्वांटिटी है कि स्केलर क्वांटिटी है। तो देखिए चार्ज, ये चार्ज हम देखें तो चार्ज तो हमारा स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन हम लेंथ की जब बात किए तो लेंथ हमारा कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। हम बोलते हैं इधर की ओर 5 मीटर, है ना, बोलेंगे ना। अगर हम नहीं बोलेंगे इधर की ओर 5 मीटर तो अगला समझ जाएगा कि इधर की ओर 5 मीटर समझ सकता है, इधर की ओर भी 5 मीटर समझ सकता है। तो हमको लेंथ के साथ हमको बताना पड़ेगा कि भैया इधर की ओर 5 मीटर, है ना। तो यानी कि यह लेंथ क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। समझ गए? अब लेंथ अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो हमारा डाइपोल भी क्या हो जाएगा? एक वेक्टर क्वांटिटी बन जाएगा। क्लियर है? कहीं कोई दिक्कत नहीं। इसका यूनिट बहुत आसान है। तो चार्ज का यूनिट क्या होगा? बताइए बताइए, चार्ज का यूनिट क्या होगा? कूलम, है ना। और लेंथ का यूनिट क्या होगा? मीटर। तो डाइपोल का यूनिट क्या बन जाएगा? कूलम मीटर।
ठीक है, एकदम बिल्कुल आसान है, कहीं पर कुछ नहीं है। ठीक है, अच्छा डायमेंशन, तो चार्ज का डायमेंशन क्या होता है? चार्ज का डायमेंशन होता है 80। देख लीजिए बार बार ये इस्तेमाल हो रहा है, तो याद ही कर लीजिए आप, इसको समझ जाइए इसको एकदम, अभी बहुत दूर तक इसका डायमेंशन चलेगा बात। ठीक है, और डायमेंशन आप याद कर लेते हैं तो यूनिट भी याद हो जाता है यहीं पर। ठीक है, फॉर्मूला भी याद हो जाता है, तो याद नहीं करता है, समझना है, मतलब समझ जाइए, दिमाग में इसको बैठा लीजिए। अच्छा हो गया। तो चार्ज का और कौन है? लेंथ है, तो लेंथ का डायमेंशन क्या होता है? लेंथ का डायमेंशन L है ना। तो डाइपोल का डायमेंशन क्या हो जाएगा? डाइपोल का डायमेंशन हो जाएगा, m तो है नहीं, मास तो है नहीं इसके पास, तो m का 0 कर देते हैं और ATL कर देते हैं। ठीक है, तो हो गया इसका डायमेंशन। क्लियर है? नोट कर लेंगे, नोट कर लेंगे। चलिए, नोट हो गया हो तो मैं क्लियर कर देता हूं बोर्ड को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक फ्लक्स? नया बात बोल दिया। अब क्या क्या चीज़ हम लोग पढ़े? इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़े, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़े। आप क्या पढ़ रहे हैं उसको भी क्रम वाइज में याद रखिए, सीरियल वाइज में, तभी आप देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद हमारा क्या आ रहा है? इंटेंसिटी आ रहा है, तीव्रता आ रहा है ना। तो फील्ड, तीव्रता, तीव्रता फोर्स बाई क्यू नॉट, समझ रहे हैं? लाइन, समझ रहे हैं ना? डाइपोल, डाइपोल के बाद फ्लक्स। तो अगर इसको सीरीज में याद रखिएगा तो कंसेप्ट भी याद रहेगा। अब आप पहले याद कर लिए फ्लक्स, बाद में याद किए आप इलेक्ट्रिक फील्ड, तो सब गड़बड़ हो जाएगा, समझ रहे हैं? फिर कुछ भी फाइनली नहीं याद रहेगा। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या देख रहे हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या पूछ रहा है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा? गिव एन एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एक्सप्रेशन बताइए, फॉर्मूला बताइए, एसआई यूनिट बताइए, डायमेंशन बताइए, डायमेंशन फॉर्मूला बताइए इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। तो इतनी बात पूछ लिया है, तो सबसे पहले हम लोग इसका डिफिनेशन देख लेते हैं कि भैया डिफिनेशन क्या होगा। क्या होगा डिफिनेशन? आप देख रहे हैं बोर्ड पर लिखा हुआ है, इट इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, कैसे इसको डिफाइन किया गया है? तो इसको डिफाइन किया गया है कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू दैट सरफेस, उस सरफेस से पास कर रहा है। ठीक है, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी पर्टिकुलर सरफेस से क्या हो रहा है? पास कर रहा है। ओके, तो उसी को हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर? इलेक्ट्रिक फ्लक्स कह रहे हैं। अच्छा, और क्या कह रहा है? एक और फॉर्मूला, एक और डिफिनेशन देख लेते हैं इसका। दूसरा डिफिनेशन में क्या कह रहा है? दूसरा डिफिनेशन में क्लियर हो जाएगा। देखिए कुछ डिफिनेशन होता है ना कि वह उसमें केवल लैंग्वेज होता है, कुछ डिफिनेशन होता है कि उसमें फॉर्मूला छुपा हुआ होता है, समझ रहे हैं? तो फॉर्मूला जिसमें छुपा हुआ होता है आपको वह डिफिनेशन ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए। तो इसीलिए मैंने जिसमें फॉर्मूला छुपा हुआ है वह वाला डिफिनेशन भी यहाँ पर लिख दिया हूँ कि आप इस बात को याद रखिए कि किस प्रकार से आप चीज़ों को सही ढंग से लिख सकते हैं, सही ढंग से याद कर सकते हैं। बहुत हाई फाई याद पढ़ने का कोशिश कीजिएगा तो याद नहीं रहेगा, है कि नहीं? एक बार डिफिनेशन याद किए, एक बार फॉर्मूला याद किए तो सब गड़बड़ हो जाएगा। तो अगर किसी चीज़ का डिफिनेशन जो है वह फॉर्मूला के हिसाब से दिया हुआ तो उसी को आप याद कीजिए, लेकिन समझिए यहाँ पर सब चीज़ को, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी तो एग्जाम में आएगा, है ना? तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो फिर कैसे कीजिएगा? तो समझिए सब, समझें, लेकिन कौन सा चीज़ का कहाँ इस्तेमाल करना है उस चीज़ को भी आप जानिए, है ना? मान लीजिए कि अब जहाँ पे तलवार का काम नहीं है तो वहाँ पर सुई का इस्तेमाल कीजिए, है ना? एक कॉमन सा कहावत है। चलिए, तो दूसरा डिफिनेशन हम लोग देख लेते हैं। दूसरा डिफिनेशन में हमारा क्या कहा जा रहा है? It may also defined as the product of magnitude of the electric field and the surface area
परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए इसी में क्या छिपा हुआ है, फॉर्मूला भी इसका छिपा हुआ है। तो क्या कह रहा है कि इसको हम लोग डिफाइन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन होता है यह किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को अगर हम E मान ले और सरफेस एरिया का, सरफेस एरिया को अगर हम S मान लें, तो परपेंडिकुलरली उसको लेकर अगर हम चलें तो इसी प्रकार से हम इसको क्या कर सकते हैं, डिफाइन हम कर सकते हैं। तो हम इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं, फ्लक्स को हम डिनोट करने के लिए फाई साइन का इस्तेमाल करते हैं। तो फाई इज इक्वल टू हमारा क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया। क्लियर है? अच्छा, और भी फॉर्मूला देख लेते हैं। डी फाई अगर हम इसको कर दें, तो डी फाई हम करें तो हमारा क्या हो जाएगा, ई डी एस कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर कॉस थीटा जैसे ही आ गया ना, तो यह परपेंडिकुलर वाला जो हम बात कर रहे थे, डायरेक्शन वाला जो हम बात कर रहे थे, वह बात भी मेरा यहाँ पर निकल कर चला आया। ठीक है, अच्छा, ये वेक्टर क्वांटिटी है कि स्केलर क्वांटिटी है, तो देख रहे हैं ये क्या होता है, ई वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये भी क्या हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा, है ना। तो अगर इसको हमको वेक्टर फॉर्म में हमको शो करना है, समझ रहे हैं बात को, अगर हमको इसको वेक्टर फॉर्म में शो करना है तो हम क्या करेंगे, डॉट मल्टीप्लीकेशन, कॉस को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, डॉट मल्टीप्लीकेशन लेकर आते हैं। समझ गए? तो हो गया मेरा ई डॉट डी एस, मैं दोनों पर क्या अलग कर देता हूँ, दोनों प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट है, तो मैंने दोनों पर क्या कर दिया, वेक्टर साइन लगा दिया, तो हमारा यह क्या हो गया, वेक्टर फॉर्म भी यह तैयार हो गया। ठीक है, क्लियर है? एसआई यूनिट कैसे होगा बताए हैं हम आपको, एसआई यूनिट कैसे होगा। एसआई यूनिट के लिए हम क्या करेंगे, एसआई यूनिट के लिए हम फॉर्मूला के ही हिसाब से हम कर देंगे तो हमारा एसआई यूनिट निकल जाएगा, है ना। तो फॉर्मूला के हिसाब से हमारा ई का क्या होगा, ई का हमारा एसआई यूनिट क्या होगा, देखिए E इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स बाई चार्ज होता है ना, तो इसका क्या हो जाएगा, न्यूटन पर कूलम हो जाएगा, देख रहे हैं। और एरिया का क्या होता है यूनिट, मीटर स्क्वायर होता है। तो फ्लक्स का यूनिट क्या हो जाएगा हमारा, यूनिट ऑफ फ्लक्स क्या हो जाएगा हमारा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। देख लीजिए, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। डायमेंशन क्या होगा बताइए, डायमेंशन क्या होगा, तो डायमेंशन निकाल लीजिएगा, इसी प्रकार से निकालना है आपको। मैं डायमेंशन लिख दे रहा हूँ, आप इसका निकाल लीजिएगा डायमेंशन। ठीक है, उसी प्रकार से निकालना है, फॉर्मूला रख के मैं लिख देता हूँ, ml का 3, t का -3, a का -1। ठीक है, ये डायमेंशन हो जाएगा। देखिए इतना बड़ा बड़ा चीज़ आप याद नहीं कर सकते हैं, समझ रहे हैं। आपको तब याद रहेगा जब आपका प्रैक्टिस अच्छा रहेगा, समझ रहे हैं बात को, जब आप कंसेप्ट को समझते रहिएगा। तो हम कंसेप्ट को समझ रहे हैं, हम रटे नहीं हैं इसको, लेकिन हम कंसेप्ट को समझ रहे हैं। तो हम कंसेप्ट को समझ रहे हैं तो हम आसानी से कर दे रहे हैं। तो आप भी कंसेप्ट को समझे रहिएगा, तो आपको इतना बड़ा याद करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। इसको याद कीजिएगा तो याद नहीं होने वाला, हम आपको बता दे रहे हैं पहले ही। ठीक है, आप फिजिक्स सोचते हैं कि आप रट्टा मार लीजिएगा, तो नहीं होने वाला है। आपको समझना होगा, कंसेप्ट को समझना होगा। कंसेप्ट को समझ जाइएगा तो फॉर्मूला भी आप बना लीजिएगा। ठीक है, यूनिट भी आप किसी चीज़ का निकाल लीजिएगा, डायमेंशन भी किसी चीज़ का निकाल लीजिएगा, न्यूमेरिकल भी आप कर जाइएगा। ठीक है, तो रटने वाला पद्धति पर आप नहीं चलिएगा, समझ गए। कंसेप्ट को समझिए और कंसेप्ट को समझ के आप इसको कंप्लीट कीजिए। तो चलिए इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। जिन्होंने नोट कर लिया होगा, आई होप कि आप लोग नोट कर लिए होंगे। तो नेक्स्ट
तो स्टूडेंट, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को, पसंद आया तो लाइक कर देंगे, और अगर आपको लगता है कि सर के लिए कुछ किया जाए, इतना मेहनत कर रहे हैं हम आपके लिए, तो आप अपने ही जैसे दोस्तों के साथ इसको शेयर कर देंगे। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स।